न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर साइज अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर होता है। एमसीक्यूज में आता है कि एटॉमिक साइज किसने फॉर द फर्स्ट टाइम मेजर किया था, तो बोहर ने। न्यूक्लियर साइज किसने मेजर किया था, रदरफोर्ड ने, which is approximately 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, इस चैप्टर में हम x को न्यूक्लियाइड कंसीडर करेंगे। a आपके पास है, दिस इज अ मास नंबर, और z आपके पास है, दिस इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन, और मास नंबर a आपके पास होते, दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसको मास नंबर कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग a से z को माइनस कर लें तो ये आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर एटॉमिक नंबर आपको गिवन हो, एटॉमिक मास गिवन हो, तो एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर माइनस करें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन आपके पास है n01 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन e-10 से। ठीक है, ये आपके पास पॉजिट्रॉन, दिस इज पॉजिट्रॉन। H11 ये H पॉजिटिव को, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। अल्फा आपके पास जो है, दिस इज इक्वल टू हीलियम डबल पॉजिटिव, जिसको हम He24b कहते हैं, which is basically a helium nuclide। ये आपके पास हीलियम न्यूक्लियाइड है। ठीक है, ये आपके पास हीलियम न्यूक्लियाइड है। ठीक है, तो ये हम सिंबल्स इस्तेमाल करेंगे इन न्यूक्लियर फिजिक्स। बाकी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, ठीक है, वो चीज आप लोग देख सकते हैं। इसको आपने याद करना होगा, न्यूक्लियर फिजिक्स में ज्यादातर वैल्यूज इसको आपने याद करना होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिफाइड मास, या इसको हम एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं। इसको हम एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या इसको हम यूनिफाइड मास भी कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखें। तो 1 AMU जिसको हम 1U भी लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ कार्बन 12। अगर इसको आप सॉल्व करें, आपके बुक में मौजूद है 1 यूनिफाइड मास आपके पास जो है 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -27 किलोग्राम। तो एटॉमिक मास यूनिट आपके पास जो है, एटॉमिक मास यूनिट आपके पास जो है, ठीक है, वो 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -27 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो इंटर कन्वर्जन आप इस तरह कर सकते हैं, फॉर इंटर कन्वर्जन n टाइम्स ऑफ 1U इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -27 किलोग्राम। ठीक है, तो आप इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। यूनिफाइड मास 10 यूनिफाइड मास कितने किलोग्राम के बराबर होगा, तो आप दोनों साइड पे 10 को मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो यूनिफाइड मास से आप किलोग्राम में जा सकते हैं। ठीक है, अब आप अगर बुक में देखें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की यूनिफाइड मासेस आपको गिवन है, वो आप लोगों ने याद करने होंगे। ठीक है, उसका कोई ट्रिक नहीं है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, प्रोटॉन का क्या है, वो आपने याद करने होंगे। अब इसका इक्विवेलेंस एनर्जी ऑफ 1 यूनिफाइड मास, तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर में, अगर आप लोग 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -27 किलोग्राम और 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 8 स्क्वायर, अगर इसको आप इसमें पुट कर ले तो एनर्जी आपके पास आ जाएगा 1.49 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -10 जॉल। ठीक है, ये आपके पास 1 यूनिफाइड मास का एनर्जी होगा, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास यूनिफाइड मास का एनर्जी है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1U कितना एनर्जी आपको देगा। ठीक है, वो आप इस तरह लिख सकते हैं 1.49 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -10 जॉल। इंटर कन्वर्जन के लिए n टाइम्स ऑफ 1U इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 1.49 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -10 जॉल। 10 यूनिफाइड मास कितने जॉल के बराबर है, तो 10 आप दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 1 यूनिफाइड मास अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कन्वर्ट करें तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपको एक यूनिफाइड मास देगा। ठीक है, और अगर आप इंटर कन्वर्जन करें n टाइम्स ऑफ 1U, ये आपके पास n टाइम्स ऑफ 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास होगा। तो यूनिफाइड मास आपको जॉल में कितना एनर्जी देगा, तो 1 यूनिफाइड मास आपको 1.49 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -10 जॉल एनर्जी देगा। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी देगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देगा। ये वैल्यूज आपने याद करने होंगे, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ना कोई कंसेप्ट है कि मैं आपको सिखा दूं। ठीक है, तो ये आपने याद ही करने होंगे। तो यूनिफाइड मास एटॉमिक लेवल पे यूनिट ऑफ मास है। ठीक है, एटॉमिक लेवल पे एटम से स्मॉलर पार्टिकल्स के लिए ये यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मास डिफेक्ट आपके पास क्या होता है, मास डिफेक्ट डेल्टा M इज इक्वल टू MP प्लस NN MN माइनस M। ये कैपिटल M आपके पास है, ये न्यूक्लियाइड का मास है।
दिस इज द मास ऑफ अ न्यूक्लियाइड। ये एनपी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन। एमपी इज द मास ऑफ प्रोटॉन, एनएन इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एमएन इज द मास ऑफ अ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये आपके पास फ्री न्यूक्लियॉन, याद रखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपके पास उसको हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। तो देखिए मास डिफेक्ट आपको क्या कहता है? मास डिफेक्ट ये कहता है कि अगर आपके पास फ्री प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हो तो वो हेवियर होंगे। ठीक है, ये आपके पास फ्री न्यूक्लियॉन्स है, फ्री न्यूक्लियॉन्स है। ठीक है, और ये आपके पास न्यूक्लियाइड मास है जो इन न्यूक्लियॉन से अगर बन जाए। ठीक है, तो याद रखिए ये आपको बता रहे कि NPMP प्लस NNMN दिस इज ग्रेटर देन कैपिटल M। तो मतलब इसका ये है कि अगर न्यूक्लियॉन्स मींस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फ्री हो तो वो हेवियर होते हैं। ठीक है, अगर वो न्यूक्लियस बना ले तो न्यूक्लियस लाइटर होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? लाइटर होता है। ये बेसिकली मास, इसका डिफरेंस आपके पास ये मास डिफेक्ट कहलाता है। मैं इसकी मिसाल आपको ये देता हूं कि लेट्स सपोज ये 3 मार्कर्स हैं, इसको मैं न्यूक्लियॉन्स कह देता हूं। इसका मास, इसका मास, इसका मास मैंने मालूम किया और फिर तीनों को मैंने ऐड किया तो मेरे पास इन तीनों का टोटल मास आ जाएगा। इन तीनों का टोटल मास आपके पास आ जाएगा। अगर अब इन तीनों मार्कर को मेल्ट करके मैं एक मार्कर बना लूं, ठीक है, तो उस एक मार्कर का मास इन तीनों मार्कर के सम से कम होगा। यही मास डिफेक्ट कहलाता है। तो अगर न्यूक्लियॉन्स आपके पास होते हैं, न्यूक्लियॉन्स फ्री होते हैं, वो हेवियर होते हैं। जब वो न्यूक्लियस बनाते हैं तो लाइटर होते हैं। तो फिर मास किधर चला गया? इस डिफरेंस को मास डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये मास किधर चला गया है? दिस मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और इस एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। द मिनिमम एनर्जी which can bind nucleons in a nucleus। ठीक है, वो कम से कम एनर्जी जो न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस में बाइंड रखता है। तो जो मास डिफेक्ट है वो मास बेसिकली एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और वो एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियॉन्स को बाइंड रखने के लिए, तो वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाता है। या मैं इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकता हूं, वो कम से कम एनर्जी अगर हम दे न्यूक्लियॉन्स को और न्यूक्लियॉन्स को वो स्प्लिट करे, फ्री करे, वो कम से कम एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी कहलाता है। वो कम से कम एनर्जी जो आप न्यूक्लियॉन्स को दे और न्यूक्लियॉन्स को वो स्प्लिट करे, वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाता है। या वो कम से कम एनर्जी, ठीक है, जिसकी वजह से न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस में बाइंड हो, वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाता है। ठीक है, डेल्टा EB डेल्टा MC²। तो जो मास में डिफरेंट आ रहे हैं, मास डिफेक्ट, वो बेसिकली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, NPMP प्लस NNMN माइनस M। ठीक है, और ये आपके पास C² बन जाएगा। तो जो मास डिफेक्ट होता है उसको अगर आप C² के साथ मल्टीप्लाई करें, वो एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी कहलाता है, और वही एनर्जी जो है वो न्यूक्लियन को बाइंड रखता है। तो जो मास में डिक्रीज आ जाते हैं बेसिकली, ठीक है, वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और वही एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो न्यूक्लियंस को बाइंड रखे इन न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और यहां से आप देख सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी आपके पास जो है वो मास डिफेक्ट पे डिपेंडेंट है। जितना ज्यादा मास डिफेक्ट होगा उतना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगा। ठीक है, सो बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास डिफेक्ट। तो देखिए वो न्यूक्लियॉन्स जो न्यूक्लियस बना लेता है, तो वो न्यूक्लियाइड लाइटर होता है, तो फिर मास किधर चला गया? वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और वो एनर्जी क्या कहलाता है? बाइंडिंग एनर्जी कहलाता है। ठीक है, पेकिंग फ्रैक्शन, पेकिंग या आपके पास जो है बाइंडिंग फ्रैक्शन, पेकिंग फ्रैक्शन या आपके पास बाइंडिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो पेकिंग और बाइंडिंग फ्रैक्शन आपके पास जो है द एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, उसको हम पेकिंग या बाइंडिंग फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, डेल्टा FB अगर आप टोटल बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर पे डिवाइड करें तो ये पेकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, NPMP प्लस NNMN माइनस M इंटू C² डिवाइड बाय A। ये आपके पास पेकिंग फ्रैक्शन या बाइंडिंग फ्रैक्शन कहलाता है। और इसकी मिसाल मैं आपको क्या दे सकता हूं? देखिए, इसकी मिसाल ये है कि अगर एक न्यूक्लियाइड है और उसमें से 10 न्यूक्लियॉन्स है, 10 न्यूक्लियॉन्स मींस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, और बाइंडिंग एनर्जी टोटल जो है वो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी को 10 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन जो कि उसका मास नंबर है उस पर डिवाइड करो, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर 1 न्यूक्लियॉन आपके पास पेकिंग फ्रैक्शन या बाइंडिंग फ्रैक्शन आ जाए। 10 में अगर 10 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो और 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो, तो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को मास नंबर पे डिवाइड करे तो पर न्यूक्लियॉन आपके पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा। उसको बेसिकली पेकिंग फ्रैक्शन या बाइंडिंग फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, और यहां पर ये पेकिंग फ्रैक्शन डेल्टा FB जो है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बाइंडिंग एनर्जी। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी अगर ज्यादा है, ठीक है, तो आपके पास पेकिंग फ्रैक्शन ज्यादा होगा, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मींस मास
मैं इस पे लिख लेता हूं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अगर ज्यादा है तो पेकिंग फ्रैक्शन ज्यादा होगा, अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है तो पेकिंग फ्रैक्शन या बाइंडिंग फ्रैक्शन आपके पास कम होगा। और देखिए मैं लिख सकता हूं स्टेबिलिटी जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एफ बी। स्टेबिलिटी आपके पास जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पेकिंग फ्रैक्शन। याद रखिए पेकिंग फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा तो आपके पास स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा, और पेकिंग फ्रैक्शन आपके पास जितना कम होगा स्टेबिलिटी आपके पास उतना ही कम होगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास दो न्यूक्लियाइड है, एक का पर न्यूक्लियन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी है और एक का पर 1 न्यूक्लियन 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो कौन सा स्टेबल होगा? 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन आपके पास जो बाइंडिंग फ्रैक्शन है या पेकिंग फ्रैक्शन है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पेकिंग फ्रैक्शन और बाइंडिंग फ्रैक्शन। ठीक है, याद रखिए ये भी अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं। द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट इन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज आयरन। आयरन सबसे स्टेबल न्यूक्लियाइड है। ठीक है, और आयरन का जो पेकिंग फ्रैक्शन है डेल्टा एफ बी वो 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन है। ठीक है, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन है। द मोस्टली स्टेबल एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज आयरन, और कुरान में भी इसका जिक्र है। ठीक है, कुरान में जिक्र है, एक आयत है कि हमने लोहे को मजबूत भेजा जमीन पे ताकि ये इंसान के काम आए। और न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहता है कि सबसे स्टेबल न्यूक्लियाइड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वो आयरन है। ठीक है, और उसका जो पेकिंग फ्रैक्शन है वो 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 8.7 है कि 7.7, अब इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूं। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में 7.7 ये आपके पास 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। इसको फिर भी मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कि 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है पर न्यूक्लियन। ठीक है, तो ये सबसे स्टेबल एलिमेंट का आपके पास पेकिंग फ्रैक्शन है। तो मैं इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लूंगा, मैं आपको भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ये अब थोड़ा सा मैं इसमें कंफ्यूज हो गया हूं कि 7.7 है कि 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन है। ठीक है, तो ये मैं देखकर फिर आपको बता दूंगा कि आयरन का जो पेकिंग फ्रैक्शन है वो आपके पास क्या है। ठीक है, वो आपके पास क्या है? हाँ, मुझे याद आया, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन है। ठीक है, 8.8 7.7 अल्फा की एनर्जी वो आगे आ जाएगा। 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली, कामोबेश थोड़ा सा फर्क हो सकता है, ये आपके पास पेकिंग फ्रैक्शन या बाइंडिंग फ्रैक्शन है आयरन का। सो दिस इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जो कि अक्सर एमसीक्यूज में आपके पास आता है। ठीक है, तो देखिए जिस एलिमेंट का या जिस न्यूक्लियाइड का बाइंडिंग फ्रैक्शन या पेकिंग फ्रैक्शन ज्यादा हो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ठीक है, और जिसका पेकिंग फ्रैक्शन या बाइंडिंग फ्रैक्शन कम हो उसका स्टेबिलिटी क्या होगा? कम होगा। तो ये बात आप लोग याद रखें। अच्छा, अब यहां पर हम जा रहे हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, जो कि इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। नेचुरल रेडियो, इससे पहले जितनी भी डिस्कशन था वो आपको याद करना पड़ेगा। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी आपके पास क्या है? वो न्यूक्लियाइड जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा हो। ठीक है, न्यूक्लियाइड्स whose atomic number is greater than 82 split into lighter nuclides with the emission of three types of radiations, ठीक है, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो इसको बेसिकली हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। वो फिनोमेना कि जिसमें एक हेवी न्यूक्लियाइड जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा हो स्पॉन्टेनियसली स्प्लिट हो जाए इनटू थ्री टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, तो इसको हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, और मटेरियल को हम रेडियो एक्टिव मटेरियल कहेंगे। ठीक है, रेडिएशंस को हम न्यूक्लियर रेडिएशन कहेंगे। ठीक है, तो अब हम एक एक डीके को लेते हैं। अल्फा डीके, और अल्फा डीके में याद रखिए अल्फा आपके पास हीलियम न्यूक्लियाइड होता है। अल्फा आपके पास क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियाइड होता है। ठीक है, इस पे आपके पास डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और He2 दो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और दो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो मास नंबर इज 4, एटॉमिक नंबर इज 2। ठीक है, तो ये आपके पास हीलियम न्यूक्लियाइड है। अच्छा, अगर मैं लो दिस इज XAZ, तो इसका मास अगर अल्फा डीके हो जाए He2 ये अल्फा डीके प्लस क्यू एनर्जी है। ठीक है, तो मास नंबर डिक्रीज बाय 4 और एटॉमिक नंबर आपके पास डिक्रीज बाय 2। ठीक है, अल्फा डीके के बाद मास नंबर आपके पास बाय 4 डिक्रीज हो जाता है और एटॉमिक नंबर बाय 2 डिक्रीज हो जाता है। तो मास नंबर भी चेंज हो जाता है और एटॉमिक नंबर भी चेंज हो जाता है। यूरेनियम 238 92, ठीक है, ये थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है 234 90 प्लस He24 प्लस क्यू। अब इसका He24 हमने क्यों लिख लिया है?
दो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और दो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो मास नंबर अगर कोई इलेक्ट्रॉन भी ना हो फिर भी आपके पास एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 होगा। तो यूरेनियम आपके पास है वो थोरियम में कन्वर्ट हो गया विद द इमिशन ऑफ अल्फा रेडिएशन। ये क्यों, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर अल्फा डीके हो जाए तो मास नंबर विल बी डिक्रीज बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर विल बी डिक्रीज बाय 2। ठीक है, बीटा डीके, बीटा डीके दो किस्म के आपके पास होता है, बीटा नेगेटिव जो कि आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, नेगेटिव बीटा, बीटा डीके में मैं जनरली लिख लूंगा। ठीक है, ए जो कि मास नंबर है, नो चेंज, मास नंबर चेंज नहीं होगा, और एटॉमिक नंबर आपके पास जो है इट विल चेंज बाय 1। ठीक है, बीटा डीके में मास नंबर जो है वो चेंज नहीं होता बीटा डीके में, लेकिन एटॉमिक नंबर बाय 1 चेंज हो जाता है। अल्फा में मास नंबर भी चेंज होता है और एटॉमिक नंबर भी चेंज होता है, मास नंबर बाय 4 चेंज, ठीक है, मींस डिक्रीज, और एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2। अच्छा, नेगेटिव बीटा डीके में, नेगेटिव बीटा डीके आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसका रिएक्शन लिख लूं XAZ, तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और नेगेटिव बीटा डीके Z आपके पास जो है इसके साथ ये -1 अगर है तो 1 विल बी एडेड, Z+1 आपके पास हो जाएगा। नेगेटिव बीटा डीके में एटॉमिक नंबर विल बी इंक्रीज बाय 1। ठीक है, और इसके साथ एक दूसरा पार्टिकल भी प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, जिसको हम एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। तो बीटा डीके में एक दूसरा पार्टिकल भी प्रोड्यूस होता है, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, क्योंकि बीटा डीके दो किस्म के हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर आप देख सकते हैं नेगेटिव बीटा डीके में इससे क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाता है, तो न्यूट्रॉन आपके पास जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बीटा -10 प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस आपके पास जो है क्यू। ठीक है, तो नेगेटिव बीटा डीके में न्यूट्रॉन आपके पास है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो नेगेटिव बीटा डीके में ये बात याद रखें कि नेगेटिव बीटा डीके में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिक्रीजेस और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है इट विल बी डिक्रीजेस, ये आपके पास से डिक्रीज हो जाएंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास जो है वो इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो ये भी इसमें एक एमसीक्यू पॉइंट है इन अ नेगेटिव बीटा डीके। सेकंड आपके पास जो है पॉजिटिव बीटा डीके, ये आपके पास पॉजिट्रॉन होता है। मोस्ट केसेस में नेगेटिव बीटा डीके होता है और बहुत कम केसेस में पॉजिटिव बीटा डीके होता है। अगर आपको बीटा डीके में बीटा पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में ना बताया गया हो तो फिर आप नेगेटिव बीटा डीके लेंगे, क्योंकि बीटा पॉजिटिव जो कि पॉजिट्रॉन होता है ये बहुत कम केसेस में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है XAZ, दिस इज अपेरेंट न्यूक्लियाइड। ए बीटा आपके पास पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो प्लस क्यू। ठीक है, और अगर आपके पास ये +1 है तो एटॉमिक नंबर के साथ यहां पर -1 होगा, वहां पर -1 है नेगेटिव बीटा डीके में, तो Z के साथ +1 है। तो नेगेटिव बीटा डीके में एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 और पॉजिटिव बीटा डीके में एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1। और इसमें प्रोटॉन आपके पास जो होता है इट इज डीके इनटू न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। बीटा पॉजिटिव ये आपके पास न्यूट्रिनो प्लस क्यू, क्यू इज द एनर्जी। ठीक है, तो नेगेटिव बीटा डीके में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है और पॉजिटिव बीटा डीके में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो भी अनस्टेबल होते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में कौन सा पार्टिकल ज्यादा अनस्टेबल है, तो न्यूट्रॉन आपके पास जो है वो ज्यादा अनस्टेबल है। क्यों? मोस्ट केसेस में नेगेटिव बीटा डीके होता है और बहुत कम केसेस में पॉजिटिव बीटा डीके होता है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें। तो ये आपके पास बीटा डीके, इसमें क्या होता है पॉजिटिव बीटा डीके में द नंबर ऑफ प्रोटॉन डिक्रीजेस एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीजेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, पॉजिटिव बीटा डीके में द नंबर ऑफ प्रोटॉन डिक्रीजेस क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीजेस। तो अगर प्रोटॉन डिक्रीज होते हैं तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 1, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज तो वहां पर देखिए एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1। ठीक है, और ये आपके पास बीटा डीके द मास नंबर इज सेम 1 1, वहां पर भी देखिए 1 1, बट एटॉमिक नंबर आपके पास चेंज होता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है बीटा डीके, बीटा डीके में ज्यादातर केसेस में नेगेटिव बीटा डीके होता है और बहुत कम केसेस में पॉजिटिव बीटा डीके होता है। तो अगर आपको ना बताया गया कि बीटा डीके कौन सा, बीटा डीके में बीटा कौन सा है, तो आप बीटा पॉजिटिव को लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास है गेमा डीके। गेमा डीके, गेमा आपके पास जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है या लाइट है। ठीक है, गेमा आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अगर आपके पास न्यूक्लियाइड एक्साइटेड स्टेट में हो, द न्यूक्लियाइड इज इन अ एक्साइटेड स्टेट, इसको हम न्यूक्लियर एक्साइटेड न्यूक्लियस कहते हैं, इसको हम एक्साइटेड न्यूक्लियस कहते हैं। तो इट विल बी डीके इनटू गामा रेज। ठीक है, और गामा रे आपके पास ये न्यूक्लियर, मैं यहां पर चले लिख लूंगा, गामा का जो कास है वो न्यूक्लियर डी एक्साइटेशन है, वो न्यूक्लियर डी एक्साइटेशन है। गामा रेज का जो कास आपके पास होता है वो न्यूक्लियर डी एक्साइटेशन होता है। जिस तरह इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स होते हैं, इसी तरह न्यूक्लियॉन्स के लिए भी एनर्जी लेवल्स होते हैं।
अगर एक न्यूक्लियॉन मींस प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में न्यूक्लियस में हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आ जाए तो वो हमें गैमा रेज देगा। अगर ये आपके पास न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में भी एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। अगर एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आ जाए तो ये हमें गैमा रे देगा। ये स्टेट किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? न्यूक्लियर एक्साइटेड स्टेट। अगर अल्फा डीके हो जाए या बीटा डीके हो जाए तो इससे जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है या एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो एनर्जी इस न्यूक्लियस को एक्साइट कर सकता है, और अगर न्यूक्लियस को एक्साइट करेगा तो जब वो डी एक्साइट होगा तो हमें गैमा रेज देगा। अल्फा, बीटा और गैमा तीनों आपके पास न्यूक्लियर रेडिएशंस कहलाते हैं। इसमें सबसे हेवियर अल्फा है, सबसे लाइटर आपके पास जो वो गैमा है, ठीक है। ये बात याद रखिए। अच्छा, अब इसमें अगर मैं एक एमसीक्यू लिख लो कि आपके पास है X284, ठीक है, और एटॉमिक नंबर लेट सपोज मैं 89 लिख लेता हूं, डीके 2 अल्फा 3 बीटा एंड 5 गैमा, देन डॉटर न्यूक्लियाइड विल बी डिश। ये पेरेंट न्यूक्लियाइड है। अगर ये 2 अल्फा करे 3 बीटा और 5 गैमा तो फिर आपके पास जो है डॉटर न्यूक्लियाइड क्या होगा? तो 284 ये मैं लिख लूंगा 276, ठीक है, और 89 आपके पास -4, ये आपके पास 83, 276, ये आपके पास 88, X276 87 और ये 276 86 आपके पास बन जाएगा। तो डॉटर न्यूक्लियाइड आपके पास क्या बनेगा? ठीक है, तो देखिए कितने आपके पास अल्फा है? 2 अल्फा है, 2He24, 2 4 जा ये 8, 2 2 जा 4। तो देखिए 284 से आप 8 माइनस करें और 89 से आप 4 माइनस करें, लेकिन 3 बीटा भी है तो मास नंबर में बीटा की वजह से कोई चेंज नहीं आता। 89 -4, 3 बीटा भी है तो +3। अगर आपको ना बताया गया हो कि बीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तो फिर आप इसको नेगेटिव ही कंसीडर करेंगे। तो 89 -4, ठीक है, +3, तो -4 + 3 -1, तो आपके पास 88। दिस इज द आंसर, ठीक है। 2 अल्फा, तो 2 अल्फा, 2 4 जा 8, 284 - 8, 2 2 जा 4, तो 89 -4, और 3 बीटा, तो मास में कोई चेंज आपके पास नहीं आएगा। मैं अगर यहां पर लिख लूं +0 क्योंकि बीटा डीके की वजह से कोई चेंज नहीं आता। तो 89 -4 + 3, तो ये आपको देगा 88। तो ये आपके पास डॉटर न्यूक्लियाइड होगा। तो इस किस्म के एमसीक्यूज मुख्तलिफ बुक्स में मौजूद है। अगर 2 अल्फा डीके हो जाए तो फिर डॉटर न्यूक्लियाइड क्या होगा, 3 हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे। अगर मैं कह दूं सिर्फ 2 अल्फा है, सिर्फ 2 अल्फा, तो फिर 2 अल्फा, 2 4 जा 8, 284 से 8 माइनस करें, 2 2 जा 4, 89 से 4 माइनस करें, आपके पास वो आंसर हो, ठीक है। अगर सिर्फ 3 बीटा हो तो फिर 89 के साथ 3 को ऐड करो, नेगेटिव बीटा डीके है तो 89 के साथ 3 ऐड करो, मास नंबर में कोई चेंज नहीं। अगर 3 बीटा पॉजिटिव हो तो फिर 89 से 3 माइनस करो, और गेमा डीके की वजह से ना मास नंबर में चेंज आएगा ना एटॉमिक नंबर में चेंज आएगा। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि अल्फा, बीटा और गेमा डीके में कौन कौन सा डीके होगा, तो ये कोई नहीं बता सकता। अल्फा भी सिर्फ हो सकता है, बीटा भी सिर्फ हो सकता है, गेमा भी सिर्फ हो सकता है, तीनों साथ में भी हो सकता है, कोई 2 भी हो सकता है। ये रैंडम प्रोसेस होता है, ये फिक्स नहीं होता। तो कोई आपको नहीं बता सकता कि कौन सा डीके एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास 3 किस्म के रेडिएशंस है, अल्फा, बीटा एंड गैमा, ठीक है। और अल्फा, बीटा, गैमा डीके जो हेवी न्यूक्लियाइड होता है उसको लाइटर न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट कर जाता है, ठीक है। और हेवी अनस्टेबल होता है, लाइटर उसके मुकाबले में थोड़ा सा स्टेबल होता है, ठीक है। अल्फा सबसे हेवी न्यूक्लियाइड है। अब यहां पर मैं ले रहा हूं इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशंस विद मैटर्स, इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशंस विद मैटर, ठीक है। अल्फा का साइज सबसे ज्यादा है। तो देखिए एक तो होते पेनिट्रेशन पावर या रेंज। पेनिट्रेशन पावर और रेंज होते हैं, वो क्या होता है? एक रेडिएशन किसी टारगेट में पेनिट्रेट होता है तो कितने डिस्टेंस तक वो उसमें पेनिट्रेट होने के बाद रेस्ट में आ जाता है। तो जितना डिस्टेंस वो टारगेट में ट्रेवल कर जाता है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, वो रेंज ऑफ रेडिएशन कहलाता है, और पावर पेनिट्रेशन पावर कहलाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रेंज का मतलब क्या होता है? रेडिएशन पेनिट्रेट हुआ इनटू टारगेट, तो जब रेस्ट में आ जाता है उससे पहले उसने जो डिस्टेंस टारगेट में ट्रेवल किया वो पेनिट्रेशन या रेंज पावर कहलाता है। पेनिट्रेशन पावर और रेंज ऑफ रेडिएशंस कितनी चीजों पर डिपेंड करता है? बुक को रीड आउट कर, उसमें लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ टारगेट, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, साइज ऑफ रेडिएशन, ठीक है, वगैरह आपके बुक में बाकायदा लिखा गया है। उसको आप अंडरलाइन करें कि पेनिट्रेशन पावर या रेंज ऑफ रेडिएशन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? डेंसिटी ऑफ टारगेट, साइज ऑफ रेडिएशन, एनर्जी, ठीक है। इस पे आपके पास जो है पेनिट्रेशन पावर डिपेंड करता है। आयनाइजेशन पावर क्या होता है?
आयनाइजेशन पावर, रेडिएशंस को जब हम इंसिडेंट करते हैं एटम्स पे, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एटम से निकाल लेते हैं, आयनाइज किया जाता है। तो रेडिएशंस की, कुछ रेडिएशंस की आयनाइजेशन पावर ज्यादा है, कुछ की आयनाइजेशन पावर क्या है, कम है। तो मैं लिख सकता हूं पेनिट्रेशन पावर, ये आपके आसानी के लिए, पेनिट्रेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ रेडिएशन इफ द एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज केप्ट कांस्टेंट। तो अल्फा, बीटा और गामा में अगर अल्फा, बीटा और गामा की एनर्जी सेम हो तो पेनिट्रेशन पावर किसका ज्यादा होगा, गामा का ज्यादा होगा, ठीक है, इफ द एनर्जी इज केप्ट कांस्टेंट। पेनिट्रेशन पावर या रेंज directly proportional to the energy of radiation if the size is kept constant, ठीक है। ionization power आपके पास जो है, this is directly proportional to the size if energy is kept constant, ठीक है। क्यों? अगर साइज ज्यादा है, वो ज्यादा एटम्स के साथ कोलिजन करेगा, ज्यादा एटम्स के साथ कोलिजन करेगा तो ज्यादा एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ निकालेगा, तो आयनाइजेशन पावर ज्यादा होगा। आयनाइजेशन पावर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी इफ द साइज इज केप्ट कांस्टेंट। तो देखिए अल्फा, बीटा और गामा की एनर्जी अगर सेम हो तो पेनिट्रेशन पावर किसका ज्यादा होगा, गामा का, ठीक है। और अगर अल्फा, बीटा, गामा और न्यूट्रॉन हो तो न्यूट्रॉन का, अगर इन चारों की एनर्जी सेम हो तो फिर न्यूट्रॉन का पेनिट्रेशन पावर गामा से भी ज्यादा होता है, न्यूट्रॉन का पेनिट्रेशन पावर गामा से भी ज्यादा होता है अगर न्यूट्रॉन और जो गामा रेज है उनकी एनर्जी सेम हो, ठीक है। क्यों? बिकॉज न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। तो जब न्यूट्रॉन पेनिट्रेट होते हैं टारगेट में तो ना तो न्यूक्लियर फील्ड उसको रेजिस्ट कर सकता है, ना इलेक्ट्रॉन का फील्ड उसको रेजिस्ट कर सकता है, बिकॉज न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। लेकिन गामा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट है, उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो न्यूक्लियर फील्ड या इलेक्ट्रॉन की फील्ड इसको रेजिस्ट कर सकता है लेकिन न्यूट्रॉन को रेजिस्ट नहीं कर सकता। तो न्यूट्रॉन का पेनिट्रेशन पावर गामा रे से भी ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, अल्फा, बीटा और गामा में आयनाइजेशन पावर किसका ज्यादा होगा, अल्फा का, क्योंकि अल्फा का साइज ज्यादा है, ठीक है। याद रखे अल्फा का जो है हैज डेंस एंड स्ट्रेट पाथ इन टारगेट, ठीक है। अल्फा का पाथ जो होता है वो स्ट्रेट होता है और डेंस होता है। बीटा आपके पास जो होता है उसका जिग जैग पाथ होता है, ठीक है। और गामा आपके पास होता है नो स्पेसिफिक ट्रेक इन अ टारगेट, इसके कोई स्पेसिफिक ट्रिक्स आपके पास नहीं होता है। अल्फा इफ हैज मैक्सिमम एनर्जी दैट इज 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन ट्रेवल 7 सेंटीमीटर इन एयर। याद रखिए पहली बात यह है कि अल्फा का मैक्सिमम एनर्जी ऑब्जर्व क्या है, तो याद रखिए मैक्सिमम एनर्जी ऑब्जर्व ऑफ अल्फा इज 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप टू नाउ। आयरन का टेकिंग फ्रैक्शन 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन है, और 7.7 जो मैंने लिखा था वो बेसिकली एनर्जी था अल्फा का, तो इसलिए मैं वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, ठीक है। तो 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बीटा जो है इट हैज 100 टाइम्स मोर पेनिट्रेशन पावर देन अल्फा, बीटा का पेनिट्रेशन पावर अल्फा से 100 टाइम्स ज्यादा है। तो अगर अल्फा का एनर्जी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो और बीटा का एनर्जी भी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो फिर 700 सेंटीमीटर इन एयर ये ट्रेवल कर सकते, उसके बाद ये रेस्ट में आ जाएगा। गामा आपके पास जो है वो 100 टाइम्स मोर पेनिट्रेशन पावर देन बीटा, गामा का पेनिट्रेशन पावर 100 टाइम्स बीटा के मुकाबले में ज्यादा है, ठीक है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। और देखिए मॉडर्न फिजिक्स में मैंने आपको कहा था, ठीक है, गामा रेज का इंटरेक्शन, गामा रेज का इंटरेक्शन, अगर आपके पास गामा रे का एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल अकर मोस्ट प्रोबेबली। अगर एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो और 1.02 से कम हो तो मोस्ट प्रोबेबली कॉम्पटन इफेक्ट आपके पास होगा, ठीक है। और एनर्जी अगर 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो या उसके बराबर हो तो पेयर प्रोडक्शन विल अकर, पेयर प्रोडक्शन आपके पास जो है वो होगा, गामा रेज का इंटरेक्शन विद मैटर, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस विद मैटर, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन भी आपके पास न्यूक्लियर रेडिएशंस में आते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, और न्यूट्रॉन ये भी आपके पास न्यूक्लियर रेडिएशंस में आते हैं। और न्यूट्रॉन किस बेस पे न्यूक्लियर रेडिएशंस है वो आपके पास फिजन में आ जाएगा। फिजन में हम पढ़ेंगे कि फिजन रिएक्शन में न्यूट्रॉन्स आपके पास है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इसमें जरूरी पॉइंट्स है, ठीक है, कि आपके पास अल्फा, बीटा, गामा, पेनिट्रेशन पावर किसका ज्यादा होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये आपके पास इसमें जरूरी पॉइंट्स है। अच्छा, डीके ला आपके पास क्या है, डेल्टा एन डिवाइड बाय डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन नॉट। ये आपके पास जो है दिस इज द
डीके रेट, ठीक है, या ये आपके पास डिसइंटीग्रेशन रेट है, ये आपके पास डिसइंटीग्रेशन रेट है। एंड नॉट आपके पास क्या है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स बिफोर डीके, ठीक है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स बिफोर डीके। ये माइनस साइन किस चीज को शो करता है, डिक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स, डिक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स। तो इसका मतलब यह है कि डीके रेट आपके पास जो है, डीके रेट या डिसइंटीग्रेशन रेट, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स बिफोर डीके पे डिपेंड करते हैं, बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये आपके पास जो है, ये दोनों, इट ओनली, ये इसमें जरूरी एमसीक्यूज पॉइंट है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन न्यूक्लियाइड्स बिफोर डीके, ठीक है, बिफोर डीके। और ये दोनों याद रखे, दिस इज इंडिपेंडेंट, ये भी इसमें एक जरूरी कंसेप्ट है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन। ये एनवायरमेंटल कंडीशंस, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, मॉइस्चर एटसेट्रा, ये इससे आपके पास इंडिपेंडेंट है। डिसइंटीग्रेशन रेट और डीके रेट आपके पास जो है, दिस ओनली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स बिफोर डीके। टेम्परेचर चेंज होने से, मॉइस्चर चेंज होने से, मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन में चेंज आने से डीके रेट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स बिफोर डीके पे डिपेंड करता है। और मैं स्टूडेंट्स को सिंपल तरीके से इस तरीके से समझाता हूं कि देखिए, डेथ रेशो जो है, डेथ रेशो वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। अगर एक शहर है उसमें पॉपुलेशन ज्यादा है तो डेथ रेशो भी ज्यादा होगा, और अगर पॉपुलेशन कम है तो डेथ रेशो भी कम होगा। इसी तरह डीके रेट आपके पास जो है, डिसइंटीग्रेशन रेट, अगर मैं इसको कह दूं दिस इज द डेथ रेशो और ये पॉपुलेशन, तो डेथ रेशो पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा, बाकी किसी चीज पे नहीं। एक जगह पर धमाका हो जाए, ज्यादा लोग थे तो ज्यादा लोग मर जाते और जख्मी हो जाते, और अगर एक जगह में धमाका हो जाता और कम लोग हैं तो कम लोग मर जाएंगे और कम जख्मी हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जिस तरह डेथ रेशो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, इसी तरह डीके रेट भी सिर्फ पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, ये एनवायरमेंटल कंडीशन से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अच्छा, ये बात याद रखिए कि डीके आपके पास होते हैं, दिस इज अ रैंडम प्रोसेस, ये रैंडम प्रोसेस है। मतलब अगर एक न्यूक्लियाइड में, अगर एक रेडियोएक्टिव मटेरियल में 100 न्यूक्लियाइड्स है, कौन सा पहले डीके होगा ये कोई नहीं बता सकता। जिस तरह हम कहते हैं कि इंसानों में पहले कौन मरेगा ये कोई नहीं बता सकता, ठीक है। तो बूढ़े जो है वो जवान होते, जो जिंदा होते हैं, जवान जो है वो मर जाते हैं, बच्चे जो मर जाते हैं। तो जिस तरह मौत रैंडम है, इस तरह डीके रेट भी आपके पास रैंडम है। और 100% डीके, 100% डीके टाइम वो आपके पास कितना होगा, वो आपके पास इनफाइनाइट टाइम लेगा, इनफाइनाइट टाइम लेगा 100% डीके। सब दुनिया के इंसान कब मरेंगे, क़यामत कब आएगी, कोई नहीं बता सकता, इनफाइनाइट टाइम। तो 100% डीके कब होगा किसी मटेरियल का, ये कोई नहीं बता सकता, इनफाइनाइट टाइम जो है वो ये लेता है, ठीक है। तो डेल्टा एन डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस लेमडा एन नॉट, ठीक है। ये आपके पास एक्टिविटी कांस्टेंट है, डेल्टा एन डिवाइड बाय डेल्टा टी डिवाइड बाय एन नॉट। इसको बेसिकली हम कहते हैं दिस इज द एक्टिविटी या डीके कांस्टेंट। ये आपके पास एक्टिविटी और डीके कांस्टेंट है। द रेशियो ऑफ डिसइंटीग्रेशन रेट टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स बिफोर डीके, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड रेट विद द नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स बिफोर डीके, इसको हम एक्टिविटी या डीके कांस्टेंट कहते हैं। और याद रखिए ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो डीके रेट दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो बिफोर डीके नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स, और एक नेचर। कुछ ऐसे न्यूक्लियाइड्स होते हैं वो स्टेबल होता है, उसका डीके रेट कम होता है, कुछ ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, उसका डीके रेट ज्यादा होता है। तो लिम्डा नेचर को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और लिम्डा का जो यूनिट है, इसका यूनिट आपके पास जो है डीके पर सेकंड, जिसको हम बैक्वेरल बी कहते हैं। 1 डीके पर सेकंड, दिस इज इक्वल टू 1 बैक्वेरल। अगर एक डीके 1 सेकंड में हो तो हम इसको 1 बैक्वेरल कहते हैं। तो बैक्वेरल इज द यूनिट ऑफ अ एक्टिविटी कांस्टेंट और डीके कांस्टेंट। इसका जो लार्ज यूनिट है, वो क्यूरी है, एंड 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.70 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 बैक्वेरल। ये आपने याद करने होंगे। 1 बैक्वेरल 1 डीके पर सेकंड, जो कि एक्टिविटी या डीके कांस्टेंट का यूनिट है, और 1 क्यूरी व्हिच इज इक्वल टू 3.70 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 बैक्वेरल, ठीक है। तो ये इसके यूनिट्स आपके पास है। और इसका डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ डीके रेट पर यूनिट नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स बिफोर डीके, इसको हम एक्टिविटी कांस्टेंट या डीके कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। और अगर इसको हम सॉल्व करें बाय इंटीग्रेशन मेथड, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाता है, n इज इक्वल टू n नॉट e माइनस लेमडा टी। ये आपके पास जो है इंस्टेंटेनियस न्यूक्लियाइड्स, और इसको हम रिमेनिंग न्यूक्लियाइड्स भी कहते हैं, इसको हम रिमेनिंग न्यूक्लियाइड्स भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास t जो है ये इंस्टेंटेनियस टाइम,
ये इंस्टेंटेनियस टाइम, ई एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, लैम्डा एक्टिविटी कांस्टेंट एंड नॉट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड बिफोर डीके। तो इसका मतलब ये है कि ये ई एक्सपोनेंशियल, नेगेटिव का मतलब है कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। ठीक है, न्यूक्लियाइड्स एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। अगर आप इस इक्वेशन को देखें, ई नेगेटिव और एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग का मतलब आपके पास ये होता है, ये अगर ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड और ये टाइम, तो इस तरह अगर ग्राफ हो इसको हम एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, और ये आपके पास ई का पावर जब नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये आपके पास डीके लॉ में जरूरी पॉइंट्स हो गए, हर बुक में देखिए तो यही पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, इससे एमसीक्यूज होते हैं। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव मटेरियल इज द टाइम ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड्स डीके या 50% रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड्स डीके। फॉर एग्जांपल, एक एलिमेंट में 100 न्यूक्लियाइड्स है और वो टाइम जिसमें 50 न्यूक्लियाइड्स डीके हो जाए और 50 रिमेनिंग हो, वो टाइम ड्यूरेशन आपके पास जो है हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल कहलाता है। ठीक है, आपके पास हाफ लाइफ जो है नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाय लेम्डा, ठीक है, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं 0.69 डिवाइड बाय लेम्डा। दिस इज बेसिकली द इक्वेशन ऑफ हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाय लेम्डा, where लेम्डा इज द एक्टिविटी कांस्टेंट। ठीक है, एक्टिविटी कांस्टेंट आपको पता है डिसइंटीग्रेशन रेट पर यूनिट नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स बिफोर डीके। ये हाफ लाइफ आपको बता रहा है कि दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी कांस्टेंट। अगर एक्टिविटी कांस्टेंट ज्यादा हो तो हाफ लाइफ कम होगा। क्या मतलब है, मेरे पास अगर दो न्यूक्लियाइड्स है, दो किस्म के न्यूक्लियाइड्स है, ए और बी। ए न्यूक्लियाइड्स के 100 न्यूक्लियाइड्स में से 50 न्यूक्लियाइड्स एक दिन में डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, और जो बी न्यूक्लियाइड्स है उसके 100 में से 50 न्यूक्लियाइड्स एक सेकंड में डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, एक सेकंड में। तो देखिए, एक सेकंड में 50 न्यूक्लियाइड डीके 100 में से, और दूसरा एक दिन में, तो 1 सेकंड टाइम कम है। ठीक है, 1 सेकंड टाइम कम है, लेकिन एक्टिविटी कांस्टेंट लैम्डा ज्यादा है। ठीक है, 50 इन 1 सेकंड, तो एक्टिविटी कांस्टेंट इज लार्ज। ठीक है, एक्टिविटी कांस्टेंट आपके पास जो वो लार्ज है। ठीक है, तो हाफ लाइफ आपके पास क्या होगा, कम होगा। तो बी न्यूक्लियाइड 1 सेकंड में 50% डीके, ठीक है, और दूसरा एक दिन में 50% डीके, तो उसका लैम्डा कम है, हाफ लाइफ ज्यादा होगा, ज्यादा टाइम लेगा, 50% डीके में एक दिन लेगा, और ये 1 सेकंड लेगा बी वाला। सो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, तो अगर एक्टिविटी कांस्टेंट ज्यादा है हाफ लाइफ कम होगा, एक्टिविटी कांस्टेंट कम है हाफ लाइफ ज्यादा होगा। ठीक है, ये बात याद रखें। एमसीक्यू में मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, द प्रोडक्ट ऑफ हाफ लाइफ एंड द एक्टिविटी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.69। ठीक है, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, द प्रोडक्ट ऑफ हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल, ठीक है, एंड एक्टिविटी कांस्टेंट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो ये भी आपके पास एमसीक्यू में आ सकता है, द प्रोडक्ट ऑफ हाफ लाइफ एंड एक्टिविटी कांस्टेंट ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल इज इक्वल टू डैश, तो 0.69 या नेचुरल लॉग ऑफ 2। यहां पर मैं कुछ फार्मूले आपको लिखवा रहा हूं। ठीक है, n इज इक्वल टू n नॉट डिवाइड बाय 2 की पावर h। ठीक है, ये आपके पास रिमेनिंग न्यूक्लियाइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिमेनिंग न्यूक्लियाइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये h आपके पास जो है, h ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ए नॉट आपके पास जो है द नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स बिफोर डीके, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स बिफोर डीके। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स बिफोर डीके को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये आपके पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ, और ये रिमेनिंग न्यूक्लियाइड्स या इंस्टेंटेनियस न्यूक्लियाइड्स है आपके पास। मैं अगर लूं T इंटू H T 1/2, ये आपके पास टोटल टाइम, ये आपके पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए, अगर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को आप हाफ लाइफ के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टोटल टाइम आएगा। ठीक है, कि टोटल टाइम उसने क्या लिया होगा, तो वो आपके पास कैपिटल T आपके पास होगा। ठीक है, अब ये फार्मूले देखिए, मैं एक टेबल बना रहा हूं, तो फिर इस फार्मूले को आप आसानी से समझ सकते हैं कि हम कहां पर इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जो टेबल में बना रहा हूं ये बहुत जरूरी है, और अगर इस टेबल की आपको समझ आ जाए तो इंशाल्लाह किसी भी किस्म के एमसीक्यूज में हाफ लाइफ से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं टाइम। ठीक है, ये मैं टाइम लिख रहा हूं, ये मैं लिख रहा हूं यहां पर रिमेनिंग न्यूक्लियाइड्स। ठीक है, या फ्रैक्शन, रिमेनिंग फ्रैक्शन या रिमेनिंग न्यूक्लियाइड, और ये आपके पास जो है डीके न्यूक्लियाइड्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और डीके फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। परसेंटेज रिमेनिंग, और ये आपके पास जो है
परसेंटेज डीके, परसेंटेज डीके को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर मैं लिख रहा हूं टोटल टाइम, अगर मैं लिख लो 1t1/2 मींस आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ, आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ, ठीक है, आफ्टर फिफ्थ हाफ लाइफ, इस तरह जाते जाए। तो देखिए अगर मैं यहां पर h को 1 पुट कर लूं तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद n नॉट डिवाइड बाई 2, ठीक है, या 1 डिवाइड बाई 2, ये आपके पास जो है रिमेनिंग न्यूक्लियाइड होंगे। ठीक है, और n नॉट डिवाइड बाई 2 आपके पास जो है या हाफ, ये आपके पास डीके न्यूक्लियाइड्स, ठीक है, और डीके फ्रैक्शन आपके पास होगा। ठीक है, और फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 50% डीके होगा और 50% रिमेनिंग होगा आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ। अच्छा, आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ सारा कमाल इस रिमेनिंग में है, इसको हाफ करें फर्दर, तो अगर मैं इसको हाफ करूं तो ये आपके पास बन जाएगा n नॉट डिवाइड बाई 4, या h के बजाय अगर मैं 2 पुट कर लूं तो 2 की पावर 2 ये आपके पास 4 बन जाएगा, n नॉट डिवाइड बाई 4 या 1/4 फ्रैक्शन इज रिमेनिंग। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद आपके पास हाफ रिमेनिंग है, तो हाफ डीके। तो देखिए अब आपके पास कितना रिमेनिंग है, हाफ है ना, तो अगर आपके पास हाफ है, सेकंड हाफ लाइफ बाद इसको हाफ करो, तो अगर हाफ को आप हाफ करें 1/4, फिर 1/4 को अगर आप हाफ करें थर्ड हाफ लाइफ 1/8, ठीक है, थर्ड हाफ लाइफ इसको फर्दर हाफ करें n नॉट डिवाइड बाई 8 या 1 डिवाइड बाई 8, अगर फोर हाफ लाइफ इसको फर्दर हाफ करें n नॉट डिवाइड बाई 16, ठीक है, ये आपके पास 1/16 फ्रैक्शन रिमेनिंग होगा। अब देखिए अगर 1/4 हिस्सा रिमेनिंग है, 4 में से एक हिस्सा अभी भी आपके पास मौजूद है, तो इसमें से 3 n नॉट डिवाइड बाई 4 या 3 डिवाइड बाई 4 आपके पास जो है इट डिसइंटीग्रेट, ये डीके हुआ है। 1/4 आपके पास है, 3/4 आपके पास जो है वो डीके हुआ है। ठीक है, अच्छा 50% को हाफ करें तो 25% इज रिमेनिंग, क्योंकि आपके पास तो 50%, 100 में से आपके पास 50 रुपए रह गए थे, तो 50 रुपए का आधा अगर आप और लगा लेते तो 25 रिमेनिंग होंगे। ठीक है, और अगर 25 रिमेनिंग है तो इसका मतलब 100% से इसको सब्ट्रैक्ट करें, 75% आपके पास डीके हुआ है। ठीक है, अब अगर 8 में से एक हिस्सा अभी भी आपके पास मौजूद है, अगर 8 में से एक हिस्सा अभी भी आपके पास मौजूद है, ठीक है, तो 7 n नॉट डिवाइड बाई 8 और 7/8 फ्रैक्शन आपके पास क्या होगा, वो डीके न्यूक्लियाइड्स आपके पास होंगे। ठीक है, और 25 को हाफ करें 12.5% और 100 से आप 12.5 को सब्ट्रैक्ट करें, ये आपके पास 87.5% आपके पास बन जाएगा। तो 12.5% रिमेनिंग है, 87.5% आपके पास है, इट इज अ डीके। अच्छा, अब 16 में से एक पार्ट आपके पास मौजूद है, तो 15 n नॉट डिवाइड बाय 16, दिस इज डीके न्यूक्लियाइड। अगर 16 में से एक अभी भी आपके पास मौजूद है तो 15 डीके हुए होंगे, ये आपके पास 15 डिवाइड बाय 16, इसको फर्दर हाफ करें तो ये 6.25% आपके पास बन जाए। ठीक है, और 100 से अगर आप इसको माइनस करें तो ये आपके पास आ जाएगा 93.75%, दिस इज डीके। ठीक है, तो देखिए इसका आसान मतलब है, आप थोड़ा सा अगर आप गौर से देखें, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ हाफ इज रिमेनिंग, फिर हाफ को फिर हाफ करें 1/4, फिर 1/4 को हाफ करें 1/8, फिर 1/8 को हाफ करें 1/16, फिर 1/16 को हाफ करें 1 डिवाइड बाई 32, फिर 1 डिवाइड बाई 32 को हाफ करें 1 डिवाइड बाई 64, ये रिमेनिंग। तो ऊपर अगर 1 होगा ये रिमेनिंग होगा। ठीक है, और नीचे वाले नंबर से अगर ऊपर वाला नंबर एक नंबर कम हो वो डीके, 2 यहां पर 1, यहां पर 4, यहां पर 3, यहां पर 8, यहां पर 7, यहां पर 16, यहां पर 15, तो ये आपके पास डीके न्यूक्लियाइड्स होंगे। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 50% आपके पास क्या है, रिमेनिंग। फिर 50% को फर्दर आप लोग हाफ करें, तो अगर आप फर्दर इसको हाफ करें 50% को, तो ये 25% आपके पास बन जाएगा। इसको फर्दर हाफ करें 12.5%, इसको फर्दर हाफ करें 6.25% रिमेनिंग, 6.25% को फिर हाफ करें 3.125%, और उसको आप 100 से माइनस करें तो 50, 75, 87.5, 93.75 इस तरह जाते जाए। ठीक है, तो ये आपके पास काफी इंपॉर्टेंट आपके पास जो है डिस्कशन है। अगर मैं इसको जनरली लिख लूं तो 1 डिवाइड बाई n की पावर h, ये आपके पास रिमेनिंग, ये आपके पास रिमेनिंग। और अगर आप इसको देख ले, मैं ऊपर अगर लिख लेता हूं n की पावर h माइनस 1 डिवाइड बाय n की पावर h, ये आपके पास डीके। आप देखिए ना, n की पावर h 16, n की पावर 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। ठीक है, तो 16 माइनस 1 ये 15 आपके पास बन जाएगा। तो आप सिंपली इसको कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह, फर्स्ट हाफ लाइफ h विल बी 1, सेकंड हाफ लाइफ h विल बी 2, तो 2 की पावर, ये 2 की पावर h सारा कमाल इसमें से है। अगर मैं पुट कर लूं 2 की पावर 5, इसका मतलब है 5 हाफ लाइफ, तो 5 देखें हाफ, फिर 1/4, फिर 1/8, फिर 1/16, फिर 1 डिवाइड बाय 32, फिर 1 डिवाइड बाय 64, ये आपके पास रिमेनिंग। ठीक है, और 1 हाफ 3/4, 7/8, 15/16,
ठीक है, 31/32, 63/64, ये आपके पास डीके होगा। ठीक है, 50% रिमेनिंग फर्स्ट हाफ लाइफ। सेकंड हाफ लाइफ में इसको फर्दर हाफ करे 25%, फिर फर्दर इसको हाफ करे 12.5%, फिर फर्दर इसको हाफ करे 6.25%, आपके पास आंसर होगा। ठीक है, तो ये टेबल आपके पास है। अब अगर ये टेबल आपको क्लियर है तो देखिए, मैं इसमें से मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यूज अगर बना लूं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं लिख लूं कि 17 डिवाइड बाई 16 फ्रैक्शन of radioactive material decay। ठीक है, 17 डिवाइड बाई 16 फ्रैक्शन ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल डीके इन 16 ईयर्स। ठीक है, 16 सालों में ये आपके पास 17 डिवाइड की पावर 16 फ्रैक्शन डीके हो गया। देन मैं आपसे पूछ सकता हूं H नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने इसने लिए हैं, हाफ लाइफ इसने कितने लिए हैं। मैं आपसे पूछ सकता हूं परसेंटेज डीके, ये आपके पास होगा परसेंटेज रिमेनिंग आपके पास क्या होगा। ठीक है, या मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं फ्रैक्शन रिमेनिंग आपके पास क्या होगा। ये मुख्तलिफ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूं। सारा कमाल किस चीज में, 16 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, और 8 2 जा 16, 2 की पावर 4, ये बेसिकली 16। तो कितने हाफ लाइफ हो गए, 4। तो इसका आंसर आपके पास आ गया 4 हाफ लाइफ। कितने टोटल टाइम इसने लिया था, 16 ईयर्स। तो अगर 16 ईयर इसने टोटल टाइम लिया था तो हाफ लाइफ क्या होगा। तो इस टोटल टाइम को आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ पे डिवाइड करें। ठीक है, आप क्या करें, टोटल टाइम को नंबर ऑफ हाफ लाइफ पे डिवाइड करें, आपके पास हाफ लाइफ आ जाएगा। ठीक है, तो 16 ईयर को 4 पे डिवाइड करें, आपके पास 4 ईयर्स, ये इसका हाफ लाइफ होगा। परसेंटेज डीके तो देखिए 50, हाफ करे 25, फिर हाफ करे 6.25, फिर हाफ करे 12.5 को फिर हाफ करे तो 6.25, ये आपके पास रिमेनिंग, तो रिमेनिंग 6.25% होगा। और आपके पास जो डीके है परसेंटेज 93.75%, 100 से इसको माइनस करें, ये आपके पास डीके। और फ्रैक्शन डीके 1 डिवाइड बाई 16। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 16 फ्रैक्शन ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल इज एन डीके। ठीक है, सो ये आपके पास जो है एक मॉडल एमसीक्यू है। अच्छा, इसमें दूसरा एमसीक्यू अगर मैं बना लूं, सेकंड एमसीक्यू अगर मैं बना लूं कि इनिशियल मास आपके पास जो था वो 8000 बल्कि 8 किलोग्राम था। ठीक है, रेडियो एक्टिव मटीरियल बिफोर डीके, रेडियोएक्टिव मटीरियल बिफोर डीके। ठीक है, इफ हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव मटीरियल, if half life of radioactive material is 2 months, अगर हाफ लाइफ आपके पास 2 months हो, ठीक है, then how much time, ठीक है, बल्कि मैं इस तरह लिख लूंगा 2 months if 500 ग्राम रेडियोएक्टिव मटेरियल रिमेन्ड। ठीक है, अगर 500 ग्राम रेडियोएक्टिव मटेरियल रिमेन, देन नंबर ऑफ हाफ लाइफ इसने कितने लिए होंगे। ठीक है, टोटल टाइम इसने कितना लिया होगा, फ्रैक्शन डीके। ठीक है, फ्रैक्शन ऑन डीके, परसेंटेज डीके, परसेंटेज रिमेनिंग, ये मुख्तलिफ क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता हूं। ठीक है, इनिशियल मास कितना था आपके पास, 8 किलोग्राम था, और रिमेनिंग आपके पास कितना है, रिमेनिंग आपके पास जो है वो 500 ग्राम है। वो आपके पास क्या है, 500 ग्राम है। ठीक है, द नंबर ऑफ हाफ लाइफ विल बी डैश, इसने कितने हाफ लाइफ लिए होंगे। तो देखिए 8 किलोग्राम को मैं लिख सकता हूं 8000 ग्राम, 8 किलोग्राम को मैं लिख सकता हूं 8000 ग्राम। अब 8000 ग्राम को अगर आप हाफ करें तो 8000 का हाफ 4000, एक हाफ लाइफ। 4000 को फिर हाफ करें 2000, दूसरा हाफ लाइफ। फिर 2000 को फिर हाफ करें 1000, थर्ड हाफ लाइफ। ठीक है, 1000 को फिर हाफ करें तो 500 ग्राम, इसका मतलब है 4 हाफ लाइफ इसने लिए हैं। और इसी क्वेश्चन के तमाम आंसर आपके पास आ गए। ठीक है, टोटल टाइम इसने कितना लिया होगा, तो आपके पास 2 मंथ्स हाफ लाइफ है, तो 4 2 जा 8 मंथ्स इसने लिए होगा 8 किलोग्राम से 500 ग्राम बनने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब फ्रैक्शन डीके आपके पास 15 डिवाइड बाई 16 होगा, क्योंकि 2 की पावर 4 आपके पास क्या आता है 16, तो 15 बाई 16 फ्रैक्शन डीके, 1 डिवाइड बाई 16 अनडीके, परसेंटेज आपके पास डीके 93.75% और 6.25%। मैं एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं, आपके पास 8 किलोग्राम रेडियो एक्टिव मटेरियल था बिफोर डीके,
और किलो 1000 होते, तो 8000 ग्राम वो इनिशियल मास था। ठीक है, हाफ लाइफ 2 मंथ्स है। इफ 500 ग्राम रेडियोएक्टिव मटेरियल रिमेन, तो फिर नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने उसने लिए होंगे, टोटल टाइम उसने कितना लिया होगा, फ्रैक्शन डीके क्या होगा, फ्रैक्शन अनडीके क्या होगा, परसेंटेज डीके क्या होगा, और परसेंटेज रिमेनिंग आपके पास जो है वो क्या होगा। तो बहुत आसान तरीका है। इनिशियल मास कितना है 8000 ग्राम, तो 8000 ग्राम को आप हाफ करें 4000, एक हाफ लाइफ। 4000 को फिर हाफ करें 2000, दूसरा हाफ लाइफ। 2000 को फिर हाफ करें 1000, थर्ड हाफ लाइफ। 1000 को फिर हाफ करें 500 ग्राम। तो इसका मतलब ये कि 500 ग्राम रिमेनिंग है, तो इसने 4 हाफ लाइफ लिए हैं। तो आपके पास फिर आंसर जो है वो आपके पास मौजूद है कि उसने कितना टाइम लिया होगा। ठीक है, लास्ट कंसेप्ट आपके पास है एमसीक्यू। अगर मैं लिख लो 8000 डीके पर सेकंड या पर मिनट reduces to 250 decay per second, decay per second in 100 years, in 100 years। ठीक है, इसको बेसिकली रेडियो एक्टिव डेटिंग भी कहा जाता है। रेडियोएक्टिव डेटिंग भी इस मेथोडोलॉजी को कहा जाता है। ठीक है, इन 100 years, देन मैं आपसे पूछ सकता हूं नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने इसने लिए होंगे। ठीक है, फ्रैक्शन डीके, फ्रैक्शन अनडीके। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास जो है हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल क्या होगा, परसेंटेज डीके आपके पास क्या होगा। ठीक है, परसेंटेज रिमेनिंग आपके पास क्या होगा, परसेंटेज रिमेनिंग क्या होगा, परसेंटेज अनडीके आपके पास क्या होगा, बल्कि डीके रिमेनिंग अनडीके एक चीज होता है, परसेंटेज डीके आपके पास क्या होगा। तो आप इसको देख ले। ठीक है, इनिशियली काउंट रेट आपके पास क्या था, काउंट रेट 8000 डीके पर मिनट था। ठीक है, ये मिनट करे, ऊपर मैंने मिनट लिखा है तो मैं इसको मिनट कर देता हूं। 8000 डीके पर मिनट वो रिड्यूस हो गए टू 250 डीके पर मिनट। 8000 डीके पर मिनट से डीके 250 डीके पर मिनट हुआ 100 सालों में। तो फिर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इसने कितने लिए होंगे, तो आप इसको देखिए। 8000 को हाफ करे 4000, 4000 को हाफ करे 2000, 2000 को हाफ करे 1000, 1000 को हाफ करे 500, 500 को हाफ करे 250, 250 आ गया रिमेनिंग। तो 5 हाफ लाइफ इसने लिए है, 5 हाफ लाइफ। और 5 हाफ लाइफ अगर लिए है तो 2 की पावर 5 आपके पास बन जाएगा 32। 2 2 4, 4 2 8, 2 16, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। ठीक है, तो 32 आपके पास आ गया। अच्छा, फ्रैक्शन डीके, तो फ्रैक्शन डीके आपके पास होगा 31 डिवाइड बाय 32। फ्रैक्शन अनडीके आपके पास होगा 1 डिवाइड बाय 32। हाफ लाइफ, तो 100 ईयर्स को आप 5 पे डिवाइड करें। ठीक है, तो आपके पास 20 ईयर्स इसका हाफ लाइफ आ गया। ठीक है, अच्छा, रिमेनिंग परसेंटेज रिमेनिंग कितना होगा, तो परसेंटेज रिमेनिंग को देखें 50, 25 फिर हाफ करें 12.5, फिर हाफ करें 6.25, 6.25 को फिर हाफ करें 3.125। ये आपके पास रिमेनिंग होगा। 100 से इसको माइनस करें, 3.125 को माइनस करें 100% से, तो फिर आपके पास 96.875% ये आपके पास डीके हुआ होगा। तो सब क्वेश्चंस के आंसर आपके पास आ गए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास होता है वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आपके पास होता है। इंशाल्लाह आप किसी भी बुक के एमसीक्यूज हाफ लाइफ से रिलेटेड ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आप टेबल जो मैंने बना लिए, अगर उस टेबल के आपको समझ आ गया हो, और अगर आप इस एमसीक्यूज में देखें तो सारा कमाल आपके पास जो है वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स में है, वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स में है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है हाफ लाइफ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास बन गए। अच्छा, मीन लाइफ आपके बुक में तो नहीं है, फेडरल बोर्ड के बुक में है, तो मैं एहतियातन आपको करवा देता हूं। ठीक है, हाफ मीन लाइफ आपके पास है, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द एक्टिविटी कांस्टेंट। ठीक है, ये मीन लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैं लिख सकता हूं द प्रोडक्ट ऑफ मीन लाइफ एंड एक्टिविटी कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। द प्रोडक्ट ऑफ मीन लाइफ एंड एक्टिविटी कांस्टेंट ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, और अगर आपको याद हो हाफ लाइफ नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाय लिम्डा, या इसको हम 0.69 डिवाइड बाय लिम्डा कह सकते हैं। तो लिम्डा आपके पास 0.69 डिवाइड बाय हाफ लाइफ, इसको आप यहां पर पुट करें, इसको आप यहां पर पुट करें। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है, आपके पास आ जाएगा 0.69 डिवाइड बाय T1 डिवाइड बाय 2। तो मैं इसको लिख सकता हूं T1 डिवाइड बाय 2, ये आपके पास 0.69। ठीक है, या मैं इसको लिख सकता हूं हाफ लाइफ is equal to 0.69 times of mean life। तो ये भी आपके पास एक एमसीक्यू पॉइंट है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल इज 0.69 टाइम्स ऑफ मीन लाइफ। ठीक है, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं नेचुरल लॉग ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मीन लाइफ। ठीक है, ये बात याद रखिए। अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल
is equal to 69% of a mean life. 69% of a mean life आपके पास होगा। ठीक है, तो एहतियातन मैंने करवा लिया है, मीन लाइफ आपके पास क्या होगा, एहतियातन मैंने यहां पर करवा लिया है। ठीक है, तो द रेशियो मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, द रेशियो ऑफ मीन लाइफ टू द हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 0.69 या 1 डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2। अगर इसको आप उल्टा करें, द रेशियो ऑफ हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव मटेरियल टू द मीन लाइफ इज इक्वल टू 0.69 या नेचुरल लॉग ऑफ 2 आपके पास होगा। ठीक है, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट डिस्कशन इन अ मीन लाइफ। द रेसिप्रोकल ऑफ एक्टिविटी कांस्टेंट इज अ मीन लाइफ। How much time a radioactive material will take for 100% decay? Infinite time it will take for 100% decay. ठीक है, तो ये आपके पास मीन लाइफ में इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके पास बन गए हैं। ठीक है, अच्छा अब यहां पर मैं लिख रहा हूं न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस आपके पास दो किस्म के होते हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस और दूसरा आपके पास होता है स्टिमुलेटेड। स्पॉन्टेनियस आपके पास जो खुद ब खुद हो, यूरेनियम 238 ये थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है, 234 ये आपके पास 92 90 ये हीलियम 24 प्लस क्यों, हमने कोई इंड्यूस पार्टिकल इस्तेमाल नहीं किया, यूरेनियम स्पॉन्टेनियसली वो थोरियम में कन्वर्ट हो गया, इसको हम स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और स्टिमुलेटेड या इसको हम कहते हैं दिस इज द इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन। आप एनर्जी इस्तेमाल करते हैं टू इनिशिएट अ न्यूक्लियर चेंज, आप कोई पार्टिकल इंटरेक्ट करवाते हैं या इंसिडेंट करवाते हैं टू इनिशिएट द न्यूक्लियर चेंज, इसको बेसिकली हम इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं, x प्लस ए वाई प्लस बी प्लस क्यू। ठीक है, तो ये आपके पास में अगर इसको कहते दिस इज द इंड्यूस्ड पार्टिकल आर एनर्जी। ठीक है, और ये आपके पास पेरेंट न्यूक्लियाइड है, ये आपके पास क्या है, पेरेंट न्यूक्लियाइड है। ठीक है, अगर यहां पर मैं लिख लो न्यूट्रॉन है आपके पास, इसमें मैं यहां पर स्टिमुलेटेड को लिख लेता हूं, ये आपके पास नाइट्रोजन 714 और अगर इसको हम हीलियम से टारगेट करें मींस दिस इज द इंड्यूस पार्टिकल। ठीक है, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं दिस इज बेसिकली द हीलियम इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, ये आपके पास 7 और 17 प्लस प्रोटॉन, ठीक है, प्लस आपके पास क्या है, क्यू है। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी आपके पास मिलेगा। तो देखिए इसको हम कहते हैं दिस इज द इंड्यूस पार्टिकल एंड दिस रिएक्शन इज अ हीलियम इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन। अल्फा पार्टिकल्स को जो है वो जो है बम्बार्ड किए जाते हैं ऑन नाइट्रोजन न्यूक्लियस, तो ऑक्सीजन के आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये 8 है, अच्छा दिस इज 8, तो ये आपके पास ऑक्सीजन 817 द आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, प्रोटॉन और एनर्जी। तो इसको बेसिकली कहते हैं द अल्फा इंड्यूस। तो मुख्तलिफ किस्म के इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, न्यूट्रॉन इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन, अल्फा इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, बीटा इंड्यूस रिएक्शन, पॉजिट्रॉन इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन, एनर्जी गामा रेज इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह। ठीक है, तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, एज इंड्यूस इनिशिएट। अच्छा एक बात याद रखिए, तमाम कंजर्वेशन लॉज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो, कंजर्वेशन ऑफ मास हो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वगैरह, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये सारे सेटिस्फाइड होते हैं। आप इसको देखिए 238 234 प्लस 4 238, ठीक है, 90 प्लस 2 92। सो बिफोर न्यूक्लियर चेंज एंड आफ्टर न्यूक्लियर चेंज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर सेम। इसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन नंबर। न्यूक्लियॉन नंबर इज ऑलवेज कंजर्व। 14 प्लस 4 18, 17 प्लस 1 18, 7 प्लस 2 9, 8 प्लस 1 9। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस आर कंजर्व, मास, एनर्जी, मोमेंटम वगैरह सब कुछ आपके पास कंजर्व होगा। अच्छा, अब स्टिमुलेटेड न्यूक्लियर रिएक्शन दो किस्म के हैं। ठीक है, स्टिमुलेटेड न्यूक्लियर रिएक्शंस दो किस्म के हैं, एक में मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, फिर इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर मैं लिख लो x प्लस ए एंड दिस इज y प्लस बी प्लस क्यू। ठीक है, अगर आपके पास जो है mx प्लस ma दिस इज ग्रेटर देन my प्लस mb, अगर ये दो आपके पास जो है प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये आपके पास इंड्यूस पार्टिकल और ये आपके पास पेरान्यूक्लियाइड, अगर इसके मासेस को आप सम करें और वो इनके मासेस के सम से ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि मास कन्वर्टेड टू एनर्जी, मास कन्वर्टेड टू एनर्जी, और क्यू आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसको हम एक्सोथर्मिक कहेंगे, हीट एनर्जी विल बी प्रोड्यूसेस। ठीक है, इसको हम एक्सोथर्मिक कहेंगे। एंड इफ mx प्लस ma इज लेस देन my प्लस mb, मतलब इनके मासेस कम हो और इनके मासेस ज्यादा हो। ठीक है, इनके मासेस कम हो, इनके मासेस ज्यादा हो, तो फिर इसके मासेस कहां से प्रोड्यूस हो गए, तो इसका मतलब यह है कि एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो गया इनटू मास, एनर्जी कन्वर्टेड टू मास। ठीक है, और यहां पर याद रखिए Q आपके पास जो इट इज अ नेगेटिव,
ठीक है, और नेगेटिव हम कहते हैं इसको हम एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं, इसको हम एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अगर Q नेगेटिव हो तो एंडोथर्मिक आपके पास होगा। ये जो मैंने रिएक्शन लिखवाया था N714 प्लस He24, ये ऑक्सीजन O817 प्लस प्रोटॉन प्लस Q। इस रिएक्शन में अगर आप लोग देखें तो हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है Q, वो तकरीबन -1.192 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस होता है इस न्यूक्लियर रिएक्शन में। तो अब इस माइनस का मतलब क्या होता है? इस माइनस का मतलब आपके पास ये होता है कि एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, इस माइनस का मतलब आपके पास ये है। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि इंड्यूस पार्टिकल के साथ कम से कम अगर 1.192 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी होगा तो फिर आपके पास ये रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम विद हीलियम ये आपके पास 1.192 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, और इसमें से अगर हीलियम का काइनेटिक एनर्जी 1.192 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से पॉसिबल कम हो तो फिर ये न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो एक बात याद रखिए, जिस न्यूक्लियर रिएक्शन में Q नेगेटिव होगा तो जो इंड्यूस पार्टिकल है उसके साथ कम से कम एनर्जी वो उस नेगेटिव एनर्जी के बराबर होना चाहिए, तब वो न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अब इस रिएक्शन में अगर हीलियम के साथ कम से कम 1.192 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी विद हीलियम 1.192 से कम हो तो फिर ये न्यूक्लियर रिएक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये कभी भी आपके पास पॉसिबल नहीं है। हां, अगर Q पॉजिटिव हो तो फिर काइनेटिक एनर्जी विद इंड्यूस पार्टिकल जरूरी नहीं होता है, अगर आप जस्ट उसको उसके साथ जो है अटैच करें तभी वो रिएक्शन आपके पास पॉसिबल है, काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगा इफ Q इज इक्वल टू पॉजिटिव। अब यहां पर फिजन आपके पास जो है, दिस इज अ न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, और मैंने आपको इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर में बताया था कि गामा रे से ज्यादा पेनिट्रेशन पावर न्यूट्रॉन का है, बिकॉज न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल। ये आपके पास हैवी न्यूक्लियाइड है, ये आपके पास X, और ये न्यूट्रॉन है आपके पास। अगर आप इसको इंसिडेंट करवा लें हेवी न्यूक्लियाइड पे तो ये 2 लाइटर न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और 3 न्यूट्रॉन या 2 न्यूट्रॉन आपके पास प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, ये आपके पास इंसिडेंट या इंड्यूस न्यूट्रॉन है, ये आपके पास इंड्यूस न्यूट्रॉन है। ये न्यूट्रॉन आपके पास जो दे आर बेसिकली द प्रोडक्ट न्यूट्रॉन। तो अगर आप न्यूट्रॉन को इंसिडेंट करवा लें हेवी न्यूक्लियाइड पे, ठीक है, तो हेवी न्यूक्लियाइड आपके पास जो है it will disintegrate into 2 lighter nuclide with the emission of 3r2 neutron, और साथ में Q heat energy भी प्रोड्यूस होगा। Q is basically used for the heat energy। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं फिजन न्यूक्लियर रिएक्शन। फिजन न्यूक्लियर रिएक्शन हम इसको कहते हैं। इंड्यूस न्यूट्रॉन कितने किस्म के आपके पास है? 2 किस्म के हैं, थर्मल और स्लो न्यूट्रॉन्स, और दूसरा आपके पास जो है फास्ट न्यूट्रॉन्स। फास्ट न्यूट्रॉन्स आपके पास है। ठीक है, लो एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स, ठीक है, जिसकी एनर्जी 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना स्मॉल एनर्जी है कि हम रूम टेम्परेचर पे भी न्यूट्रॉन इतनी एनर्जी गेन कर सकता है। और फास्ट न्यूट्रॉन हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन, ये हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन आपके पास होगा जिसको हम फास्ट न्यूट्रॉन कहते हैं, और इसके लिए पार्टिकल एक्सेलरेटर इस्तेमाल होता है। ठीक है, प्रोडक्ट न्यूट्रॉन आपके पास जो है, प्रोडक्ट न्यूट्रॉन वो 2 किस्म के हैं, प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन, ठीक है, और दूसरा आपके पास होता है डिले न्यूट्रॉन्स। ठीक है, डिले न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूसेस इंस्टेंटेनियसली ड्यूरिंग फिशन। ये इंस्टेंटेनियसली फिशन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं, और डिले प्रोड्यूसेस आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ फिशन। ठीक है, ड्यूरिंग फिशन। ठीक है, इसको हम डिले न्यूट्रॉन कहते हैं। इसमें एक एमसीक्यू है कि विच न्यूट्रॉन इज गुड फॉर अ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो रिमेंबर, डिले न्यूट्रॉन इज गुड फॉर द फिजन न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि इसको सस्टेन कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक, इसलिए दिस इज गुड। प्रॉम्प्ट तो प्रोड्यूस हो गया, अगर आपने न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर इस्तेमाल कर लिया तो इसका रोल खत्म हो गया, लेकिन डिले न्यूट्रॉन जो है वो आफ्टर लॉन्ग टाइम भी फिजन रिएक्शन को कंटिन्यू या सस्टेन रख सकता है। ठीक है, अच्छा, अब न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान ऑन द एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग फिजन। ये भी आपके पास एक एमसीक्यू पॉइंट है कि ड्यूरिंग फिजन ऑन द एवरेज डैश न्यूट्रॉन प्रोड्यूसेस, तो 2.5 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूसेस, ठीक है, ड्यूरिंग फिजन न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि 3 भी ऑब्जर्व है, 2 भी ऑब्जर्व है। अगर आप इसका एवरेज निकालें 3 + 2 / 2 तो 2.5 न्यूट्रॉन्स आपके पास जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, यूरेनियम 238 it can do fission with fast neutron,
ये फास्ट न्यूट्रॉन के साथ फिजन रिएक्शन कर सकता है। और यूरेनियम 235 आपके पास जो है, इट कैन डू फिजन विथ थर्मल न्यूट्रॉन। ये थर्मल न्यूट्रॉन के साथ फिजन रिएक्शन कर सकता है। यूरेनियम 230, यूरेनियम के तकरीबन 3-4 आइसोटोप्स और उसमें से ये 2 आपके पास जो फिजनेबल है, इसमें फिजन हो सकता है, बाकी में नहीं हो सकता। तो ये स्लो न्यूट्रॉन के साथ फिजन रिएक्शन कर सकता है, ये फास्ट न्यूट्रॉन के साथ फिजन रिएक्शन को कर सकता है। ठीक है, अच्छा, फिजन रिएक्शन इज अ चेन रिएक्शन। 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, फॉर एग्जांपल वो 3 और रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड को डीके कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह वो 9 बन जाते हैं, फिर जो है जाते जाए तो आपके पास ये रिएक्शन जो है, दिस इज अ चेन न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये इसमें से आपके पास जरूरी पॉइंट्स है। ठीक है, फिजन रिएक्शन में ये आपके पास जरूरी पॉइंट्स है। एंड दिस इज अ न्यूट्रॉन इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन। जो न्यूट्रॉन होता है, इट पेनिट्रेट इनटू द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को वो डिस्टॉर्ट कर जाता है, एंड देन द न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू 2 or more than 2 into daughter nuclides with the emission of 2 or 3 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, 2 या 3 न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, अब यहां पर मैं लिख लेता हूं क्रिटिकल अमाउंट। क्रिटिकल अमाउंट आपके पास जो है, द मिनिमम अमाउंट टू सस्टेन न्यूक्लियर फिजन, टू सस्टेन न्यूक्लियर फिजन कंट्रोल रिएक्शन, कंट्रोल रिएक्शन, इसको हम क्रिटिकल अमाउंट कहते हैं। मतलब जिसमें से आप न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरह कंट्रोल किए जा सकते हैं? अगर 3 न्यूट्रॉन्स में 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किए जाए बाय यूजिंग न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर्स, ठीक है, तो फिर आपके पास जो है 1 न्यूट्रॉन अवेलेबल है, वो फर्दर फिजन करेगा, तो कंट्रोल्ड होगा। क्योंकि अगर आप फिजन रिएक्शन को कंट्रोल ना करें, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगा जिसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा और एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल भी किया जा सकता है, तो वो कम से कम अमाउंट जिसमें से हम न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम क्रिटिकल अमाउंट कहते हैं। नंबर फर्स्ट critical mass, number second critical density, third critical length, critical volume, ठीक है, critical diameter, critical radius, critical आपके पास जो है डेंसिटी तो हो गया, तो एटसेट्रा। ठीक है, अब मैं क्रिटिकल मास को लेता हूं, यहां पर देखिए मैं लिख लेता हूं MC। ठीक है, अगर आपके पास MF फिजनेबल फ्यूल का मास, अगर फिजनेबल फ्यूल का मास क्रिटिकल मास से कम हो या इसके बराबर हो, ठीक है, तो वी कैन कंट्रोल फिजन चेन रिएक्शन। आप फिजन चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, एंड रिमेंबर दिस इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होते हैं। और अगर फिजनेबल फ्यूल का मास क्रिटिकल मास से ज्यादा हो, ठीक है, फिजनेबल फ्यूल का डेंसिटी क्रिटिकल डेंसिटी से ज्यादा हो, फिजनेबल फ्यूल के रॉड का लेंथ क्रिटिकल लेंथ से ज्यादा हो, वी कांट कंट्रोल फिजन चेन रिएक्शन, कांट कंट्रोल फिजन चेन रिएक्शन। ठीक है, एंड दिस इज यूज्ड इन एटॉमिक बॉम्ब्स। याद रखिए, एटॉमिक बॉम्ब्स में क्रिटिकल अमाउंट से ज्यादा अमाउंट इस्तेमाल किया जाता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्रिटिकल अमाउंट के बराबर या उससे कम जो है, क्रिटिकल अमाउंट से कम जो है वो अमाउंट रखा जाता है। तो क्यों? ताकि हम उसको कंट्रोल कर सके, उसकी एनर्जी को कंट्रोल कर सके और उसको हम किसी यूजफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल करें। तो ये सारे आपके पास फिजन में इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके पास आ गया। चल, अब आपके पास फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्शन है। फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्शन, lighter nuclides fuse to form a heavy nuclide, इसको हम फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर, ठीक है, और एनर्जी यूज्ड टू इनिशिएट फ्यूजन रिएक्शन। ये आपके पास लाइटर न्यूक्लियाइड है, लेट्स सपोज ये आपके पास A प्लस B, और ये आपके पास हैवी न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, प्लस Q, इसको बेसिकली हम फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। और फ्यूजन रिएक्शन आपके पास जो होता है हैपन ऑन स्टार। ठीक है, इट इज कंटिन्यू ऑन स्टार्स। ठीक है, स्टार्स पे आपके पास ये कंटिन्यू होता है। स्टार्स आपके पास 2 किस्म के हैं। ठीक है, मैं लिख लूंगा, स्टार्स हमारे पास 2 किस्म के हैं, कोल्ड स्टार्स, ठीक है, और सेकंड आपके पास जो है हॉट स्टार्स। कोल्ड स्टार्स वो स्टार्स है जो हमें एनर्जी देता है, ठीक है, अर्थ पे जो सूरज है उसके बराबर या उससे कम, उसको हम कोल्ड स्टार्स कहते हैं। और हॉट स्टार्स आपके पास होता है, ऐसे स्टार्स होते हैं कि उसकी एनर्जी जो है वो हमारे सूरज, जमीन का सूरज है, उससे करोड़ों टाइम ज्यादा एनर्जी वो आपको दे सकता है। दे आर हॉट स्टार्स। ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन में अगर आप बुक में आप लोग देख ले तो फ्यूजन रिएक्शन में आपको ये चीज बताया गया है, ठीक है, कि 2 किस्म के आपके पास साइकिल्स होते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल्स पेज नंबर 407 पे, और कार्बन कार्बन साइकिल। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में प्रोटॉन्स मिलकर हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं।
अगर आप उस रिएक्शन को देखें 407 पेज पे, तो प्रोटॉन्स मिलकर हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रोटॉन साइकिल्स में आप ये देख ले कितने पॉजिट्रॉन आपके पास प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट रिएक्शन को देख ले, फर्स्ट रिएक्शन को 2 प्रोटॉन से स्टार्ट है, 2 प्रोटॉन से स्टार्ट है, और लास्ट रिएक्शन में देखिए 407 पेज पे 2 प्रोटॉन्स लास्ट में भी मिलते हैं। तो 2 प्रोटॉन से स्टार्ट भी होते हैं, 2 प्रोटॉन्स लास्ट में बनते हैं, और कुछ प्रोटॉन्स हीलियम न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए इसको प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल कहते हैं, और प्रोटॉन्स मिलकर हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए स्टार्स पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिक्रीजेस और हीलियम न्यूक्लियाइड्स इंक्रीजेस। एक प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में कितने गामा रेज बनते हैं वो आप इसमें देख लें, 2 बनते, 3 बनते, उसको अंडरलाइन करें, अपने पास नोट करें, एमसीक्यूज में आपके पास आता है। कार्बन कार्बन साइकिल में क्या होता है, कार्बन कार्बन साइकिल में कार्बन कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। और याद रखिए प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल के लिए भी हाई एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन कार्बन कार्बन साइकिल के लिए एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। कार्बन कार्बन साइकिल, कार्बन एक कैटलिस्ट का काम करता है। और अगर आप इस 408 पेज पे देख लें तो H11 कार्बन, कार्बन शुरू और लास्ट में भी कार्बन आपको मिल जाता है, तो कार्बन एक कैटलिस्ट का काम करता है, और इसमें भी प्रोटॉन प्रोटॉन मिलकर हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और आपके पास जो कार्बन है वो एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है, ठीक है। तो ये कार्बन कार्बन साइकिल याद रखिए। कोल्ड स्टार पे मोस्ट प्रोबेबली प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल होता है, ठीक है, और हॉट स्टार्स पे मोस्ट प्रोबेबली वो कार्बन कार्बन साइकिल होता है, ठीक है। ये भी इसमें एक एमसीक्यू पॉइंट है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप बुक को निकालें, इस न्यूक्लियर फिजिक्स में ज्यादातर चीजें याद करने के हैं, रट्टा लगाने के हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन साइकिल में कितने गामा रेज बनते हैं, ठीक है, और प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में कितने गामा रेज बनते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। कोल्ड स्टार पे आपके पास प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, और हॉट स्टार्स पे आपके पास जो है वो कार्बन कार्बन साइकिल होता है, ठीक है। तो फ्यूजन रिएक्शन में लाइटर न्यूक्लियाइड्स फ्यूज हो जाते हैं टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियाइड, ठीक है। और जमीन पे अगर फ्यूजन रिएक्शन को हम कंटिन्यू या इनिशिएट करना चाहते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये आपके पास जो है आपके पास क्या था, फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्शन में है। अच्छा, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ठीक है, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर वो आपके पास 4 है। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स, ठीक है। ये आपके पास लॉन्ग रेंज है, ये आपके पास लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है। लॉन्ग रेंज फोर्स मीन ज्यादा डिस्टेंस तक, मीटर्स और सेंटीमीटर डिस्टेंस तक ये फोर्स जो है वो लगता है, और सबसे वीकेस्ट फोर्स आपके पास ये है, ठीक है। एक्सचेंज पार्टिकल आपके पास, एक्सचेंज पार्टिकल वो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ग्रेविटान होता है। एक्सचेंज पार्टिकल क्या होता है मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास है, दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये हमेशा आपके पास अट्रैक्टिव होता है। सेकंड आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स बिटवीन चार्जेस, चार्जेस के दरमियान फोर्स, ये भी आपके पास वीक फोर्स है, ठीक है। और मैं लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो 10⁻40 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग है, ठीक है। ये भी आपके पास लॉन्ग रेंज फोर्सेस, वो किलोमीटर्स तक, प्लेनेटरी सिस्टम को आप देखिए, अर्थ और सन के दरमियान कितना ज्यादा डिस्टेंस है, वहां तक भी एप्लीकेबल है। चार्जेस के दरमियान फोर्स मीटर सेंटीमीटर्स तक भी आपके पास पॉसिबल है। ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज 10⁻40 टाइम्स टू दैट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और इसका जो एक्सचेंज पार्टिकल ईपी, उसको मैं लिख लेता हूं, दिस इज फोटॉन्स, या कहीं पर इसको वर्चुअल फोटॉन भी कहा जाता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा आपके पास जो है दिस इज अ वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये दोनों आपके पास न्यूक्लियस में होते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपके पास होते हैं, दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये हमेशा आपके पास अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। ये आपके पास शॉर्ट रेंज, न्यूक्लियस का रेंज कितना है 10⁻⁻15, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ठीक है। और दूसरी बात आपके पास ये, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ऑलवेज अट्रैक्टिव, और इसमें आपके पास है दिस इज इंडिपेंडेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल, नेचर ऑफ पार्टिकल से आपके पास इंडिपेंडेंट होता है। और इसका जो एक्सचेंज पार्टिकल्स है वो पाई मेसॉन्स कहलाता है, ठीक है, पाई मेसॉन्स कहलाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल, प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान फोर्स हो, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान हो, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान हो, तो फोर्स आपके पास सेम होगा। सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ अ पार्टिकल। और इसके एक्सचेंज पार्टिकल पाई मेसॉन्स, 3 किस्म के पाई मेसॉन्स होते हैं, ये भी एमसीक्यू में आते हैं, पाई 0, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, ये आपके पास एक्सचेंज पार्टिकल है। इस एक्सचेंज पार्टिकल का कहानी क्या होता है, देखिए युकावा थ्योरी है, युकावा एक साइंटिस्ट, उसने ये कहा था कि किसी भी 2 बॉडीज के दरमियान अगर फोर्स होता है, ठीक है, तो उसके दरमियान जरूर एक एक्सचेंज पार्टिकल होगा, या अगर 2 बॉडीज के दरमियान इंट्रैक्शन होगा तो देयर विल बी सम एक्सचेंज पार्टिकल्स। इसकी मिसाल मैं स्टूडेंट्स को ये देता हूं कि एक स्टूडेंट खड़ा है, मेरे पास एक बॉल है, मैं बॉल उसको दे रहा हूं, वो मुझे बॉल दे रहे हैं, मैं उसको बॉल दे रहा हूं, वो मुझे दे रहे हैं, तो जब तक हम बॉल एक्सचेंज करें हमारे दरमियान इंट्रैक्शन होगा,
हमारे दरमियान फोर्स होगा, इंटरेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन अगर इस बॉल को एक्सचेंज करना हम स्टॉप करें, वो अपने रास्ते पे जा सकते हैं, मैं अपने रास्ते पे जा सकता हूं। तो युकावा ये कहता है कि जिन दो बॉडीज के दरमियान इंटरेक्शन हो, ठीक है, तो वो एक पार्टिकल को एक्सचेंज करेगा, इसलिए मैं हर एक के साथ लिख रहा हूं एक्सचेंज पार्टिकल, ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में एक बात याद रखिए, प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, इसके दरमियान पाई न्यूट्रल पाई जीरो एक्सचेंज होगा। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करे, तो प्रोटॉन अट्रैक्ट करे तो पाई पॉजिटिव, न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन को अट्रैक्ट करे तो पाई नेगेटिव एक्सचेंज होगा। ये एमसीक्यूज में आपके पास आ सकते हैं, जरूरी पॉइंट्स है, ठीक है। अच्छा, वीक न्यूक्लियर फोर्स आपके पास जो है, इसका जो नेचर है दैट इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। डॉक्टर अब्दुल सलाम जो कि पाकिस्तानी साइंटिस्ट था और उसके साथ जो काम करने वाले लोग थे, उन्होंने यूनिफिकेशन थ्योरी दिया था, ग्रेन यूनिफिकेशन थ्योरी, और ग्रेन यूनिफिकेशन थ्योरी के मुताबिक से वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है उसका नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का नेचर ही है। और याद रखें, अल्फा बीटा डीके जो होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस आर रिस्पांसिबल फॉर अल्फा एंड बीटा डीके। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है। एक बात याद रखें, अगर डिस्टेंस में थोड़ा सा भी चेंज आ जाए तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में लार्ज डिक्रीज आ जाता है। शॉर्ट रेंज का मतलब ये होता है, ठीक है। अगर डिस्टेंस में थोड़ा सा इंक्रीज आ जाए प्रोटॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान, तो आपके पास जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उसमें काफी ज्यादा डिक्रीज आ जाता है, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिए, तो इसको कहते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है। डिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीजेस, और इसीलिए हम कहते हैं कि हेवी न्यूक्लियाइड्स में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से वीक न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट होता है, और वही वीक न्यूक्लियर फोर्स रिस्पांसिबल होता है कि वो हेवी न्यूक्लियाइड्स को क्या करता है, स्प्लिट करता है इनटू लाइटर न्यूक्लियाइड्स, ठीक है। अल्फा बीटा डीके, दिस इज बिकॉज ऑफ द वीक न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, याद रखिए, मैटर को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फोटॉन्स, सेकंड आपके पास जो है लेप्टॉन्स, थर्ड आपके पास जो है दे आर हेड्रॉन्स। फोटॉन्स, लेप्टॉन्स एंड हेड्रॉन्स। फोटॉन्स लाइट आप जानते हैं, ठीक है। लेप्टॉन्स आपके पास वो पार्टिकल्स है which cannot experience strong nuclear force, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन एटसेट्रा, ठीक है। हेड्रॉन्स आपके पास है दोज पार्टिकल्स which experience strong nuclear force, जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उसको हम हेड्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखें। लेप्टॉन्स जो है वो कैन नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और अगर आप बुक में देखिए, आप इस सेंटेंसेस को अंडरलाइन करेंगे, जरूरी है, इसमें ज्यादातर चीजें आपने याद करने होंगे, ठीक है। अगर आप देखें ये पेज नंबर 414 पे, तो हेड्रॉन्स भी लिखा गया है, उसमें ज्यादातर चीजें जिस तरह इसमें लिखा है, द पियोन इज द लाइटेस्ट ऑफ नोन मीजान्स, तो एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है, कि डैश पार्टिकल इज द लाइटेस्ट इन द नोन मीजान्स। तो आपको यहां पर देखे लिखा ये 414 में, अगर आप एक नजर इस पर डाल दे, पियोन इज द लाइटेस्ट ऑफ नोन मीजान्स, इसको अंडरलाइन करें, ठीक है। अच्छा, हेड्रॉन्स, बेरियॉन्स में आपके पास लिखा गया है कि बेरियॉन्स व्हिच आर द सेकंड क्लास ऑफ हेड्रॉन्स हैव मास इक्वल टू और ग्रेटर, जो मैं अभी डिस्कस करवा रहा हूं, ठीक है, कि हेड्रॉन्स में आपके पास बेरियॉन्स और इसमें आपके पास होता है मीजान्स। बेरियॉन्स कौन से पार्टिकल्स है, बाकायदा बुक में ये लिखा हुआ है 414 पेज पे। बेरियॉन्स आपके पास वो पार्टिकल है जिसके मासेस प्रोटॉन के बराबर हो या उससे ज्यादा, उसको हम बेरियॉन्स कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे आर बेरियॉन्स। मीजॉन्स वो पार्टिकल्स है जिसका मास प्रोटॉन से कम हो, या अगर आप इस तरह भी देखें, मीजॉन्स आर दोज पार्टिकल्स हुज मास इज इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, उसको मीजॉन्स कहते हैं, ठीक है। बेरियॉन्स आपके पास है, दिस इज मेड ऑफ क्वार्क्स, ये क्वार्क्स से बने हुए हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके एग्जांपल है। ये क्वार्क्स प्लस एंटी क्वार्क से बने हुए हैं, ठीक है। बाकी अगर आप बुक में देखें, प्रोटॉन आपके पास जो है दो अप और एक डाउन क्वार्क से बना हुआ है, न्यूट्रॉन आपके पास एक अप दो डाउन से बना हुआ है। तो ये आपको याद करने की चीजें हैं, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं कि मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो इसको आपने देखना होगा। इस तरह अगर मैं लिख लूं कि प्रोटॉन आपके पास जो है, ठीक है, तो 2 अप 1 डाउन, 2 अप प्लस 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, ये प्लस डिवाइड बाई 4 3 ई माइनस 1 डिवाइड बाई 3 ई, ये आपके पास प्लस 3 डिवाइड बाई 3 ई, दिस इज कैंसल प्लस ई, ये प्रोटॉन। तो प्रोटॉन 2 अप और एक डाउन क्वार्क से बना हुआ है, मतलब 3 क्वार्क से बना हुआ है, ठीक है। तो ये आप देखिए, न्यूट्रॉन 2 डाउन और एक अप से बना हुआ है, डाउन माइनस 1 डिवाइड बाई 3 ई। याद रखिए, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स और न्यूट्रिनो दे आर एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब ये होता है कि किसी और चीज से नहीं बना होता। क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनोज ये किसी और पार्टिकल से नहीं बने, उसको हम एलिमेंट्री कहते हैं। और जो पार्टिकल्स किसी और से बने होते हैं उसको हम कंपोजिट कहते हैं, कंपोजिट पार्टिकल्स। तो क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनो ये किसी और पार्टिकल से नहीं बने। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो क्वार्क से बने हुए हैं, ठीक है। तो आप 414 पेज पे ये क्वार्क्स वगैरह ये चीज आप देखो, और इसमें जरूरी पॉइंट्स है, इसको आप क्या करें, अंडरलाइन करें, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा कि आपके पास जो मीजॉन्स होते हैं
उसका मास इन बिटवीन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। यानी जन्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिसका मास प्रोटॉन से कम हो, ठीक है। बेरियंस वो पार्टिकल्स होते हैं जिसका मास प्रोटॉन के बराबर या इससे ज्यादा हो, ठीक है। तो ये इसमें पढ़े हुए हैं, आप इसको जो है एक नजर देख ले। न्यूक्लियर फिजिक्स में ज्यादातर चीजें रट्टा लगाने के हैं, याद करने के हैं, ठीक है। तो इसमें जो जरूरी, अच्छा एक्सपोजर, मैंने एक्सपोजर को डिस्कस नहीं किया, ठीक है। रेडिएशन एक्सपोजर ये ना मैं ट्यूशन में करवाता हूं ना कॉलेज में, टेस्ट क्लासेस में, क्योंकि इसमें से ज्यादातर चीजें रट्टा लगाने की चीजें हैं, ठीक है। तो आपने इस पे एक नजर डालना होगा। जिस तरह इसमें से है कि आपके पास रेडिएशंस के सोमेटिक इफेक्ट्स होते हैं, जेनेटिक इफेक्ट्स होते हैं। जेनेटिक मतलब जीन्स में जाते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पे जो एटॉमिक बम को गिराया गया था, तो जेनेटिकली अभी भी बच्चों में डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, जेनेटिक्स इफेक्ट। सोमेटिक इफेक्ट होते हैं रेडिएशंस के, सोमेटिक मतलब स्किन बर्निंग वगैरह, ठीक है। ये सोमेटिक इफेक्ट्स में आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कितने डोज की जरूरत होती है वगैरह वगैरह, तो ये आपने देखने होंगे, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं, आपने याद करने होंगे, ठीक है। रेडिएशंस एक्सपोजर, तो ये आपके लिए न्यूक्लियर फिजिक्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। बाकी आपका सेकंड ईयर कोर्स खत्म हो गया, उम्मीद है आप लोग स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है। और स्टडी करते रहे, टेंशन मत ले। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।